अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झारखंड से। आज एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू होगी जिस मौजू पे पूरे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि इतनी बड़ी बात हो गई है कि न जाने कितनी बड़ी बात हो गई है। मेरा इशारा यास तूफ़ान के हवाई दौरे पे आए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उसके बाद अल्पेन बंदोपाध्याय और ममता बनर्जी का मिलना या ना मिलना, इंतज़ार कराना या ना कराना, जो एक ये इशू हुआ, उस पे जो इतना बड़ा हंगामा खड़ा है पूरे मुल्क में और मीडिया में, जैसे मालूम ये होता है कि आज इसके अलावा कोई और बात हो ही नहीं सकती। मुझे बेहद अफसोस से ये कहना होता है कि आज जो तारीख़ है, यानी 1 जून 2021, इसमें हमारे नेशनल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको किन बातों के लिए चर्चा या डिबेट में होना चाहिए, जायज़ा या तबसरे में होना चाहिए, या कौन सी बातों का ज़िक्र होना चाहिए, वो मुझे बात समझ में नहीं आती। क्या एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को ये दम भरना पड़ेगा कि स्टेट के सीएम ने उनके सामने सर नगू किया या नहीं किया? ये बहुत अहम बात है, या ये सबसे अहम बात है कि मुल्क में जो हालात हैं इन दिनों, ख़ासकर कोरोना के वजह से या पेंडेमिक की वजह से, और जो इन मुश्किलों में वक्त है, तो उस वक्त ये बात की जाए कि कैसे हम इन तकलीफ़ भरे वक्त में, इन मुश्किल भरे वक्त में हम एक दूसरे के साथ आकर अवामी जो दिक्कतें हैं, अवामी जो परेशानियां हैं और ये जो आफात सब पे आए हुए हैं, जो इतने अमवात हो रहे हैं, उस पे कैसे कोई अच्छी चीज़ हम कर सकें और कुछ आसानी पैदा हो। यास तूफ़ान ने भी ख़ास तौर पे बंगाल के सरहदी उन इलाक़ों में जो समंदर से लगे हुए इलाका हैं, ख़ास तौर पे सुंदरबन और दीघा का इलाका, काफ़ी तबाही मचाई है। उसके बाद और उसके बावजूद जिस चीफ सेक्रेटरी को 24 तारीख को ये बता दिया जाता है कि 3 महीने का एक्सटेंशन उनको दे दिया गया है बिहाफ स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे, आप उनको जो है फिर कहते हैं कि 31 या 30 तारीख को फिर वो हाजिर हो जाएं, उनका एक्सटेंशन रद्द कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जब एक स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है कि नहीं, ये हमारे मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं और इनका काम ऐसा है कि इस पेंडेमिक के दौर में इनके तजुर्बे से और इनके बेहतर काम के इंतज़ाम से हमारी मुश्किलें कम होंगी, हम इन मुश्किलों से निकल पाएंगे, तो उसके बावजूद भी आप वो फरमान जारी कर देते हैं। इन तरह की बातों से और इन तरह के हालात से मुल्क में मुश्किलें खड़ी होंगी, और जहां जिस मजबूती और जिस लोकतंत्र और जिस संविधान के रास्ते आपने प्रधानमंत्री का पद हासिल किया है, उसी लोकमत से, उसी लोकतंत्र में, उसी बहुमत के साथ ममता बनर्जी ने भी अपना मुख्यमंत्री का पद हासिल किया है। अब सवाल ये है कि कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन लोकतंत्र में क्या बड़ा क्या छोटा, हम ही हम हैं तो हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। यहाँ पे हम बातें जो हैं दोनों के बातचीत से चलेगी, ना बात विवाद से चलेगा। समझने से अगर दोनों में सामंजस्य बैठा दिया जाए और दोनों मिलजुल के काम करें तो काम आसान होगा। मुझे लगता है कि इस बात को बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इसके बावजूद भी अगर इसे तूल दिया जाएगा तो जैसा कि आज मैंने प्रेस में देखा, आलपन बंदोपाध्याय को जो है वो ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव की जगह पे अब मुख्य सलाहकार सरकार का उन्होंने मुख्यमंत्री का बना दिया है। जाहिर है वो 31 मई को रिटायर भी हो रहे थे, वो रिटायर हो गए होंगे। आप उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद के जो उनको
फ़ायदे पहुंचने हैं, उसमें कोई एलिगेशन लग सकता है, सरकार बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन मेरे जैसे कम समझ लोग और कम पढ़े लिखे लोगों का मशवरा यही है कि जितनी मुझे राजनीतिक समझ है कि सरकार को अब इन चीज़ों से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स पे हमला करना देश के लिए बहुत नुकसानदेह रहेगा, क्योंकि अभी जो हमारा जो कार्य प्रणाली है और देश के प्रजातंत्र में जो सारी चीज़ें अभी जिस तरह से चल रही हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है वो ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिया ही हम उस मुल्क को चला रहे हैं। अब उसमें अच्छे बुरे जैसे भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन मुल्क चल रहा है उनके कमान से ही। तो हम उनको जो है इस तरह से जलील करके, उनको बेइज्जत करके, उनको डरा के, उनको धमका के, उनको हम बहुत अच्छी बात की मिसाल पैदा नहीं करेंगे। और इसमें आईएएस आईपीएस लॉबी में भी एक शक व शुबा बढ़ेगा। मैं अपनी हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, अपने प्रधानमंत्री, अपने वज़ीर-ए-आज़म से गुजारिश करता हूँ कि शायद इस मौजू को ईगो ना बनाया जाए, क्योंकि आपके तरफ से जो लोग बोलने वाले हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो वो लोग भी बहुत अच्छी बातें नहीं कहते। उन्होंने कभी अपने आप को भी आईने के सामने बैठकर देखना चाहिए कि वो किस दमखम और किस भरम से बोलते हैं, किस ऊंचाई और किस गरज से बोलते हैं, किस बेशर्मी और किस झूठ से बोलते हैं। कभी उनको भी इसका असेसमेंट करना चाहिए। उनके सामने जो लोग भी आते हैं वो उनको तुच्छ ही समझते हैं, उनको कम अकल ही समझते हैं, उनको हार जाने वाला ही समझते हैं। ऐसी दुनिया नहीं होती। सत्ता में कोई पहली बार आप नहीं आए हैं, और सत्ता में ऐसा भी नहीं है कि आप बने रहेंगे। आप अजय पार्टी कभी नहीं हैं और ना रहेंगे अजय पार्टी। अजय पार्टी कोई होती नहीं है। ये 5 साल 10 साल का एरा तो इतने बड़े इतिहास में बहुत पल भर का हिस्सा है। मैं गुजारिश करूँगा कि ज़रा सा कहने के लहजे को, बोलने के लहजे को, समझने के लहजे को नरम किया जाए। बात जो है सलीके से कही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो एक शेर याद मुझे आ रहा है कि वो जिस घमंड से बिछड़ा गिला तो इसका है कि सारी बात मोहब्बत में रख रखाव की थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बातों को एक सलीके से जब कहा, कोई बात जब सलीके से कही जाती है तो बात भी सुनी जाती है। तो उस तरह से कहने का अंदाज होना चाहिए। और ममता बनर्जी का जहाँ तक सवाल है, ममता बनर्जी ने अपने पॉलिटिकल कैरियर में, अपने वो ज़िंदगी के जो सफ़र है उसमें उन्होंने अपने आप को कई बार साबित किया है। और प्योर पॉलिटिकल वुमेन है वो। अब कि आपके प्रवक्ता ने जब कहा तो आपके पार्टी के बड़े लीडरान के बयान आने चाहिए थे। जब उन्होंने कहा कि शॉर्ट लेडी का मतलब क्या? छोटी औरत या आधी औरत या कमज़ोर औरत? क्या कहना चाहते हैं वो? जिस मुल्क में पुरुष और महिलाओं का जो है अनुपात सिर्फ 1% से कम और बेसी है, वहाँ आप महिलाओं को अगर इस तरह का जलील करेंगे, बेइज्जत करेंगे। ठीक है, आपने अपनी बीवी को छोड़ दिया, लेकिन पूरे मुल्क में, भारतवर्ष में ये जो हमारी जो है सामाजिक और ख़ानदानी जो परंपरा है, क्या आप बता पाएंगे कि 1% से भी ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो बीवी के साथ नहीं रहते, परिवार के साथ नहीं रहते? सबके तो इस तरह से महिलाओं को बेइज्जत करना, उनको टारगेट करना, कल को महिलाओं के मन में ये बात आ जाए कि नहीं, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को, औरतों को जलील करती है, अपमानित करती है या परेशान करती है। तो ये अगर पूरे हिंदुस्तान भर में महिलाओं के पास ये मैसेज जाता है तो महिलाओं का भी तो अपना एक मत है और सिंसियर मत है। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि पुरुष के मत प्रतिशत से महिलाओं का मत प्रतिशत ज़्यादा है। वो अपने लोक पर्व में अपने मत का इस्तेमाल पुरुषों से बढ़कर ज़्यादा करती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये सब ऐसे डैमेज स्टॉक हैं जिसको आप संभाल नहीं पाइएगा। आप बहुत ज़्यादा खुशफहमी में ना रहें। मुझे ये लगता है कि इन चीज़ों को अब कहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ममता बनर्जी आई और उन्होंने जब कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात के प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज़ वांट, आप क्या चाहते हैं? फिर उन्होंने ये कहा कि हम डरते नहीं हैं, जो डर गया सो मर गया। हम डरते नहीं हैं, हम सर नहीं झुकाते, हम लड़ते हैं और हम जीतते हैं। भाजपा के उन तमाम थिंक टैंक के लोगों से मैं कहना चाहता हूं
कि इलेक्शन आया और गुज़र गया, जिसने जीत हासिल की है उसकी वाकई विक्ट्री है, उसको आप मैंडेट को मंजूर कीजिए और सलाम कीजिए कि क्या जुझारू औरत है, क्या उसने लड़ाई लड़ी है। झांसी की रानी से भी बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। सियासी तौर पे इतने चक्रव्यूह बना देने के बाद उस चक्रव्यूह को भेद करके अपने सम्मान को बचाते हुए उन्होंने ये पद हासिल किया है। इसलिए बंगाल को अभी बहुत सारी मुसीबतों ने घेर रखा है, ख़ास तौर पे यास में भी जो नुकसानात हुए हैं, कोरोना का जो एक जंजाल है वो डरा रहा है, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन के इस उत्सव में और इस मगन में चुनाव आयोग और हमारे प्रधानमंत्री और भारत सरकार भी थी। हम जैसे लोग बोलते रहे कि 4 के जो आखिरी चरण के चुनाव हैं उसको 1 चरण में करा लिया जाए, वो नहीं सुना गया और कोरोना के जो वबा है वो फैल रही है। मैं तो हमेशा इस डर से महसूस करता हूँ कि अगर कोरोना की वापसी में जो महामारी फैलेगी वो कहीं बंगाल से ना शुरू हो और पूरे भारतवर्ष को ना इसमें झुलसना पड़े। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ ममता बनर्जी से भी, अल्पेन बंदोपाध्याय जी से भी और भारत सरकार के हमारे वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कि थोड़े से अहम को वो छोड़ें और इस इशू को, इस मौजू को यहीं पे जो है ख़त्म करें। अगर इस को बढ़ाया जाएगा तो हम जैसे नासमझ लोग बहुत दूर तक ये चीज़ भी देख रहे हैं कि मुझे जहाँ तक इतिहास की, राजनीतिक इतिहास की मालूमात है, मैंने देखा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक वाहिद कंट्री जो है ज़ुबान की वजह से बना, और वो जो मुल्क जो ज़ुबान की वजह से बना, ज़ुबान की शनाख्त और संस्कृति की पहचान की वजह से बना, वो मुल्क है बांग्लादेश और वो ज़बान है बंगला। और बांग्लादेश की जो सरहदें हैं ये पूरे हमारे बंगाल और कुछ आसाम रीजन से जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, सटा हुआ है। मैं इस तमाम लड़ाइयों को दूसरा पहलू पे जाते हुए देखना नहीं चाहता हूँ। हम लोग अपने मुल्क के चाहने वाले लोग हैं, अपने मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं और राजनीति में बड़ी दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं। देश के इस सियासत में जो ये सियासत का जो नया पहलू उभर के आ रहा है ये बहुत अच्छा नहीं है। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आखिर में एक बात खरी कह देना चाहता हूँ। इस सारे से सियासत में तमाम जो बड़े हमारे समझदार लोग हैं उन बात को समझेंगे और मुतफ़िक होंगे। आप ये यकीन जान लीजिए, पहली बार जब सरकार किसी की गिराई गई थी, हटाई गई थी या उसको बर्खास्त किया गया था, वो केरल के नमूद्रिपाद जी की सरकार और जो सीपीएम की सरकार थी, लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, लेफ्ट की सरकार थी, वो किया गया। आज उसके हाल से यहाँ तक के सफ़र होने के बाद भले ही बंगाल में लेफ़्ट ज़ीरो हो गया, लेकिन केरल को देखिए कि उसके हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ कि 5 साल की सरकार चलने के बाद लेफ़्ट की सरकार रिपीट कर रही है और दोबारा बार जो है लेफ़्ट फ्रंट ने वहाँ सरकार बनाया है। तो क्या किसी के राजनीतिक ज़िंदगी को, उसके राजनीतिक भविष्य को आप ख़त्म कर पाएंगे? ये असंभव बात है। हमारे भारतवर्ष के लोकतंत्र की एक जो एक बड़ी अजीब बात यही है। हम समझते हैं कि मैं बार बार कहता हूँ कि 494 वो आंकड़ा अभी आपने छुआ नहीं है। थोड़ा संभलिए, थोड़ा रुकिए और माहौल को खुशगवार कीजिए। ममता बनर्जी के लिए एक शेर मैं अर्ज़ करूँ कि मेरी दुआ को खुद मुस्तजाब कर देगा, तेरा गुरूर मुझे कामयाब कर देगा। मेरी दुआ को खुदा मुस्तजाब कर देगा, तेरा गुरूर मुझे कामयाब कर देगा। और प्रधानमंत्री जी के लिए एक शेर है कि शाम फ़राक आई तो दिल डूबने लगा, हमको भी अपने आप पे कितना गुरूर था। चलो न सर को उठाकर गुरूर से अपना, गिरा है जो भी बुलंदी से ढाल तक पहुंचा है। और ज़मीन पे टूट के कैसे गिरा गुरूर उसका, अभी अभी तो उसे आसमां पे देखा था। ज़मीन पे टूट के कैसे गिरा गुरूर उसका, अभी अभी तो उसे आसमां पे देखा था। इसके साथ ही आज की ये गुफ्तगू मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और इंशाअल्लाह अगले मौजू के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झारखंड से। खुदा हाफिज़, शब खैर।